जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन सबके नोट्स बना रखे होंगे और आप बार बार उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारी अर्थ और सन का रिलेशन और एक रिश्ता, जिस रिश्ते के बेसिस पर हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और आते रहेंगे। तो इसके लिए फटाफट से प्रिपेयर हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और आज के हम क्लास या जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हमारा होने वाला है मोशन ऑफ अर्थ। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम होने वाला है सर मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या होने वाला है? मोशन ऑफ अर्थ। और ये मोशन ऑफ अर्थ क्या है? सिंपल सी चीज है, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, अब देखो सिंपल सी एक चीज, मैं आप लोगों से बार बार एक चीज कहता हूं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी एक ऐसा बच्चा जो हम बात कर रहे थे एक बार और हमारे साथ बैठा था, उसने 5th क्लास पढ़ी है बस। उसके बाद उसके मम्मी पापा नहीं है और उसने जीवन में मजदूरी ही की। और वो बगल में मेरे बैठा था, गांव में गया हुआ था। उसने दो चार चीजें मुझसे सीखी कि कितने यहाँ पर थाने हैं, कितनी तहसील हैं। और वो बात का जो डिबेट है उसने अपने आसपास के जो काम करते हैं उन सब लोगों के बीच में करी। तो जब उसने जवाब दिए ना, तो आसपास के जो पढ़े लिखे बच्चे थे जो उसका मजाक बना रहे थे वो सब चुप रह गए। क्यों चुप रह गए? कारण क्या था कि इस बच्चे को इस बात का पता कैसे चला। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो ही दहाड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने केवल 5th क्लास ही पास करी थी, उसके बाद तब से मजदूरी कर रहा है और आज तक मजदूरी कर रहा है। लेकिन दो चार बात सीखने के बाद, दो चार बात सीखी, जानी, और उसने उससे जब वो क्वेश्चन पूछे गए और जब वो जानता था तो बहुत खुश हुआ। उसने फोन करके मुझे बताया। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या है इंपॉर्टेंस एजुकेशन की, पढ़ाई की, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बार बार आपसे कहा जाता है कि पढ़ लो। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। ये पृथ्वी की गतियां होती क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं? तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। अर्थ हैव टू टाइप ऑफ स्पीड। पृथ्वी के पास दो तरीके की गतियां हैं। पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। एक तो आपने अगर कभी शक्तिमान देखा है, जो बच्चे शक्तिमान देखे है ना, तो जैसे शक्तिमान अपनी जगह पर ही पहले घूमता था, शक्तिमान ऐसे करके, है ना, और फिर ऐसे घूमता हुआ, फिर ऐसे घूमता हो जाता था, जुम 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 चारों तरफ से। तो जब शक्तिमान अपनी ही जगह पर खड़े हुए घूम रहा है, दैट मीन्स अगर शक्तिमान अपने ही इस पे अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ घूम रहा है, दैट मीन्स कि शक्तिमान क्या कर रहा है? सर्वो रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो अब क्या है, इस स्पीड को, ऐसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी इसी पर काम करती है। देखो, जैसे पृथ्वी की सबसे पहली गति हम कहें तो सर, पृथ्वी की सबसे पहली गति होती है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड। और सर दूसरी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। और ये जो परिक्रमण गति है इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेवोल्यूशनल स्पीड। रेवोल्यूशनल। भाई पक्की बात है, एक हो गई रोटेशनल स्पीड, एक हो गई रेवोल्यूशनल स्पीड। अब जरा छोटा सा एक एग्जांपल समझते हैं। अभी हमने जैसे शक्तिमान की बात बताई, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, अगर शक्तिमान से समझ में नहीं आई तो, कि अगर अर्थ अपनी जगह पर ही ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस स्पीड को बोलते हैं रोटेशनल स्पीड, घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। और अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पर ऐसे घूमती है, तो अभी हम थोड़ा सा इस मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैप है हमारा, इसमें हमारी अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर ले, पहले जूम आउट ही रहने दे। और जूम आउट में हम समझते हैं जो हमारी अर्थ है, ये ब्लू वाली, ये सन का क्या कर रही है? सन का चक्कर लगा रही है इस तरीके से। ये घूम कर आएगी, देखो अर्थ, ये अर्थ घूम कर आएगी
ये ब्लू वाली, ब्लू पर फोकस रखना, ये रही है इधर, है ना, ये वाली, ये अर्थ ये इस तरीके से दिख रही होगी, क्लियर, इस तरीके से आ रही है। तो जो ये इस तरीके से सूरज का चक्कर लगा रही है, इस चक्कर लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, इस चक्कर लगाने को ही हम कौन सी वाली स्पीड बोलेंगे सर, हम इसको बोलेंगे परिक्रमण गति या रेवोल्यूशनल स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये जो हमारी अर्थ है, कहां गई अर्थ, भाई इधर आओ जरा, अर्थ, अर्थ जी जरा जल्दी आओ इधर, ये रही, ठीक है। देखो जैसे ये हमारी अर्थ है इस जगह, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा। अब देखो ये क्या करेगी, ये अपनी ही एक्सिस पर भी घूम रही है, ये चक्कर तो लगा ही रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है, कंटिन्यूअसली घूम रही है। जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ये बार बार मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जो ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये अपनी एक्सिस पर भी जो घूम रही है, इस एक्सिस पर घूमने को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी अर्थ की कौन सी स्पीड हो गई सर, ये अर्थ की स्पीड हो गई हमारी कौन सी वाली, ये वाली हो गई हमारी रोटेशनल स्पीड। कौन सी स्पीड, रोटेशनल स्पीड या घूर्णन गति। तो दोनों तरीके की गति आप समझ गए हैं। अब जरा एक बात समझ लीजिए, यहां हमने दोनों स्पीड समझ ली, अब छोटी सी एक बात समझ लीजिए कि जो, चलो यहीं पे समझ लेते हैं, जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति का एक दूसरा नाम है, क्या है, इसको हम दैनिक गति भी बोल सकते हैं। कौन सी गति बोल सकते हैं, दैनिक गति भी बोल सकते हैं। और इस गति के कारण, इस स्पीड के कारण हमारी अर्थ पर दिन और रात होते हैं, क्या होते हैं, दिन और रात। तो इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। क्योंकि अर्थ जो है, मान लीजिए सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ रही हैं, तो यहां पर ये जो पीछे वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहां पर रात रहेगी। लेकिन जैसे ये इस तरीके से घूमकर आएगी, तो ये फिर इस जगह दिन होगा और इस जगह रात होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो दैनिक गति है, ये घूर्णन गति है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी घूर्णन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में करती है, तो देखो अर्थ हमेशा जो रोटेट होती है, क्या होती है, रोटेट होती है या घूमती है, पृथ्वी जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, कौन, पृथ्वी, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी, इसीलिए सबसे पहली बार सूरज कहां से निकलेगा, पूरब की तरफ से निकलेगा। भाई क्लियर है, कहां से निकलेगा, पूरब की तरफ से निकलेगा। अब देख लो जरा, थोड़ा सा यहीं पर आ जाओ। देखो हमारी अर्थ, सॉरी, हमारी जो अर्थ है वो यहां पर घूम रही है, तो कौन सी साइड से कौन सी साइड घूम रही है, इस साइड से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और सबसे पहले जो सूरज जो है वो इसी तरफ से, सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है। अब अगर हम देखें जो परिक्रमण गति है, इस गति को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो कौन सा नाम है जरा उसको भी बता दो सर। उसका नाम है वार्षिक गति। कौन सा, हमारी वार्षिक गति। अब ये दैनिक गति या वार्षिक गति क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से काम करता है। देखो पृथ्वी पर जो एक दिन होता है, क्या होता है, पृथ्वी पर जो एक दिन होता है, या पृथ्वी जो अपना एक रोटेशन पूरा करती है, एक घूर्णन काल पूरा करती है, वो करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ का एक रोटेशन पीरियड कितना होता है, तो अर्थ का एक रोटेशन पीरियड होता है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, ठीक है। मतलब अब ये जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, तो 4 मिनट 3 मिनट 56 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 मिनट जो 56 सेकंड का डिफरेंस है, इसके बेसिस पर ही दिन में जो आपके जो त्योहार हैं, क्योंकि जो हिंदू पंचांग होता है, वो पंचांग जो आपका बना होता है, उसके हिसाब से जो फेस्टिवल हैं वो आधे एक दिन आधे अगले दिन चले जाते हैं। तो उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये हो सकता है कि जो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें पहले से ही ग्रहों की गतियों को नापा गया है, ग्रहों की गतियों के हिसाब से कुंडलियां बनाई जाती हैं, जो फिर नक्षत्र होते हैं वो हम जब पढ़ेंगे, जब ब्रह्मांड पढ़ेंगे, तो उनके बेसिस पर ये पूरा सिस्टम है। और जो दिवाली जैसे अभी इस बार 2 बार बनाई गई, आधे लोगों ने
किसी और दिन दिवाली बनाई, आधे लोगों ने उससे अगले दिन दिवाली बनाई। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जो हमारी परिक्रमण गति है, कौन सी गति है? परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है जो हमारी परिक्रमण गति होती है, ये 365 दिन, 365 डेज, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और सिर्फ 46 सेकंड की होती। ठीक है, बात समझ में आई? दिन मतलब डे, घंटे मतलब आवर्स, मिनट मतलब मिनट ही होता है और सेकंड मतलब सेकंड ही होता है। तो हमारी जो पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है, देखो सिंपल सी एक चीज है कि अगर किसी भैंस को, अगर किसी गाय को या किसी भैंस को हम एक खुट्टे से बांध दें या किसी जगह से बांध दें और उसकी जो रस्सी है ये इतनी बड़ी है, ठीक है, और गाय यहां पर है और गाय जो है इस समय भूखी है, तो गाय क्या करेगी? गाय इस चारों तरफ के एरिया की जो है घास खा लेगी। क्या इससे बाहर जा सकती है? इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो सन की ऑर्बिट में फिक्स है। सन के अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के आकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत रहती है। सूर्य का जो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत रहती है और अपनी ऑर्बिट में ही घूमती रहती है, जिसके बेसिस पर हर साल पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर पृथ्वी यहां से घूमना शुरू हुई तो यहां तक घूमकर पूरा यहां तक पहुंचने में जो पृथ्वी को समय लगेगा वो लगेगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो याद रखेंगे अर्थ का एक रेवोल्यूशनल पीरियड कितने समय का होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का, ठीक है। लेकिन अर्थ का एक रोटेशनल पीरियड कितने का होता है सर? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। तो इतनी बात याद रखेंगे भाई। अर्थ की, पृथ्वी की वार्षिक गति किसको बोलते हैं सर? पृथ्वी की वार्षिक गति बोलते हैं परिक्रमण गति को, और दैनिक गति किसको बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं सर घूर्णन गति को। यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेगा वो ये जान जाएगा कि हमारी अर्थ पर गर्मी, सर्दी, या अभी जो हमने लैटिट्यूड पढ़ा था वहां हमने देखा था सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं, क्यों पड़ती हैं, तो वो आज सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम बात करें तो सर ये तो हो गया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा लीप ईयर वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट सुना होगा? लीप ईयर वाला, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है। अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 क्वेश्चन का आप मुझे जरा जवाब दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चीजें जो हैं एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और जहां आप नोट्स बना रहे हैं उसके पीछे आगे जहां भी चाहें आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का कार्यकारी कैलेंडर कौन सा है? कार्यकारी कैलेंडर। और दूसरा मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? मतलब एक तो हो गया हमारा ऑफिशियल कैलेंडर, दूसरा हो गया हमारा नेशनल कैलेंडर। नाम बताओ जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑफिशियल कैलेंडर का तो मैंने आपको अभी बताया था, आई थिंक 1-2 क्लास पहले बताया था कि ऑफिशियल कैलेंडर किसे बोलते हैं। तो ऑफिशियल कैलेंडर जो हो गया वो हो गया हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में टाइम डेट डिसाइड होती है, ठीक है भाई। एक दिन होगा, एक दिन से दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन से तीसरा दिन आएगा, इसी तरीके से काम चलता। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है सर? हमारा ऑफिशियल कैलेंडर या कार्यकारी कैलेंडर हो गया हमारा, कौन सा हो गया सर? ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत। कौन सा है?
शक संवत। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया वो हो गया शक संवत। ठीक है, शक संवत, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है और भारत का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो कार्यकारी कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। दोनों बातें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्स में आ सकती हैं। जब आपके एग्जाम में अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए और आप ऐसे क्वेश्चन भी छोड़कर आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी प्रिपरेशन, अभी आप सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेकर और अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, आराम से 2-4 भैंस लो और उनको पालो, उनका दूध बेचो और अच्छे से अपना नया नया बिजनेस देखो। आजकल बहुत चल रहा है MBA चाय वाला, है ना, तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तुम भी बना लो अपना कुछ BA चाय वाला या जो भी जो सिस्टम है। अगर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे एग्जाम्स में छोड़कर आ रहे हैं तो बस मान जाइए कि बहुत बड़ी गलती हो रही है। ठीक है, और जीएस यार ऐसा क्या है जीएस में जो लोग डरते हैं जीएस से, पता नहीं क्यों। सिंपल सी एक चीज है, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। अब आप अगर कभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और बार बार एक चीज ही पूछ रहे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो बाबू, सिंपल सी रोज की एक बात है कि गर्लफ्रेंड को भी आदत होगी वो बात सुनने की, और जिस दिन एक दिन बाबू पूछना भूल गया उस दिन गर्लफ्रेंड ने बात पकड़ ली कि आज तुमने मुझसे खाने के लिए नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड के जो है सबकॉन्शियस माइंड में बात सेव है कि रोज मुझसे खाने को पूछता, आज इसने पूछा नहीं। लड़के क्या होते हैं, लड़के सीरियस नहीं होते इस चीज को लेके और यहीं से लड़ाई हो जाती है, फिर 2-3 दिन में लड़ाई खत्म होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी ऐसी चीजें तभी सेव होंगी तब हम बार बार इनका रिवीजन करेंगे। अरे सर हमारा रोटेशनल पीरियड कितना है? सर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अरे सर हमारे परिक्रमण गति कितनी? अरे सर 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे सॉरी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो सिंपल सी एक चीज है ना यार, इसे बार बार रिवाइज करोगे तो कैसे चीजें दिमाग से निकल सकती हैं। अब देखो दूसरी एक चीज हम लीप ईयर की बात कर रहे थे, तो लीप ईयर में होता क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारे यहां पर इस समय चल रहा है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। अब क्या होता है यार, हमने हमेशा जब भी बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि लीप ईयर में सर जो फरवरी का महीना होता है ना, ये तो सब जानते हैं, फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 29 डेज का। और हमेशा नॉर्मल साल में फरवरी का कितना महीना होता है सर? 28 दिनों का होता है नॉर्मल में, लेकिन लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसके पीछे का भी साइंस समझते हैं। देखो क्या हुआ था एक बार जैसे अभी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर से पहले इस कॉन्सेप्ट को जूलियन कैलेंडर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले वर्ल्ड में चलता था जूलियन कैलेंडर। तो 1582 की अगर मैं बात करूं, 1582 में अक्टूबर एक महीना आता है। इस अक्टूबर महीने में सीधा का सीधा 12 दिन गायब कर दिए गए थे। ठीक है क्या कर दिए गए थे? 12 दिन गायब कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए थे? क्योंकि ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं फैक्ट, उसे सुनकर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट में आ जाओगे। देखो कैसे, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड वाला समय है, इसको हम काउंट कर रहे हैं हर बार 6 घंटे, 6 आवर्स, 6 घंटे, और 6 घंटे अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, और 24 घंटे हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं क्या? 4 साल में जाकर। तो अगर किसी बच्चे ने, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कभी रीजनिंग पढ़ी है, तो रीजनिंग पढ़ते समय जो हमारे रीजनिंग वाले गुरुजी होते हैं वो हमसे एक बात कहते हैं कि देखो भैया, एक रूल है कैलेंडर पढ़ते समय। जब हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो देखो भैया, एक रूल है कैलेंडर पढ़ते समय, जो नॉर्मल ईयर होगा, जो नॉर्मल ईयर होगा मतलब साधारण वर्ष होगा, उसमें हम लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे? लीप ईयर पता करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो सेंचुरी ईयर होगा, कौन सा ईयर होगा? जो सेंचुरी ईयर होगा, उस सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी एक बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है। जैसे अगर मुझे पता करना हो कौन सा साल लीप ईयर है, तो इसके लिए हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
2024 2024 लीप ईयर था कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सिंपल सा सर 4 से क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो कट गया। तो 2024 क्या था, लीप ईयर था। अब 2028 की मैं बात करूं, 4 से डिवाइड करूं तो कट जाएगा सर, ये भी लीप ईयर है। ठीक है, मैं 2092 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अब इतनी बात समझ गए तो अब जरा थोड़ी सी एक और समझ लीजिए कि मैं 2092 की बात कर रहा हूं। क्या ये लीप ईयर है भाई? 2092 लीप ईयर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, कट जाएगा सर ये 4 से। ठीक है, उसके बाद 2096 लीप ईयर होगा? अरे 4 साल बाद आ रहा सीधा सीधा, सर जरूर होगा, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर होगा? यहां पर रीजनिंग वाले गुरुजी ने एक बात बताई थी। अरे सर रीजनिंग वाले सर ने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जो सेंचुरी ईयर है ना, जो सेंचुरी ईयर है उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। और जब सर 400 से डिवाइड करते हैं ना, तो 400 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता है? 400 से डिवाइड करने के बाद हम बताएंगे कि वो लीप ईयर है क्या नहीं है। तो 2100 तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। देखो, कहीं से कुछ 2 अक्षर भी सीखे हैं, 4 अक्षर भी सीखे हैं, तो वो आपके गुरु होते हैं। अब जैसे हमने ये कैलेंडर सीखा था, या हमने जब भी सीखा, तो हमारे मित्र थे एक, उनसे हमने कैलेंडर सीखा था और उन्होंने हमें बताया था बहुत अच्छे से। देखो क्या है, कभी आपको कोई 2 चीज भी सिखाए तो वहां उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और उन्हें बकायदा सम्मान मिलना चाहिए इस चीज का। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जो आप ये चीज देख रहे हैं, हमें ये लीप ईयर का तो कॉन्सेप्ट पता था, ठीक है, ये हम जानते थे, लेकिन जब हम पहली बार सीखे, जो हमने डिवाइड ये वाली बात बता रहे हैं रीजनिंग वाली, तो ये हमने किसी ना किसी सीखा ही होगा, और व्यक्ति पेट से सीख कर नहीं आता। तो ये जो आप सीख रहे हैं इसमें किसी और का भी क्रेडिट है। ठीक है, तो बात समझ में क्या है, 2020 मतलब 2100, देखो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, लेकिन हमने जो कैलेंडर वाला ये 4 से डिवाइड, 400 से डिवाइड, ये हमने सीखा। क्यों सीखा? रीजनिंग के मेथड में सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि हमने कैलेंडर रीजनिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमें डाउट था, वो हमने क्लियर किया। तो यहां पर अगर देखो, जैसे 2104 की मैं बात बताऊं, क्या ये लीप ईयर है? सर बिल्कुल नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, खट से लीप ईयर है। सर 2196 लीप ईयर है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लीप ईयर है। सर 2200 लीप ईयर है कि नहीं है? बिल्कुल भी ये लीप ईयर नहीं है। 2300 लीप ईयर है कि नहीं है? सर 400 से डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, तो लीप ईयर नहीं है। 2400 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? सर ये बिल्कुल जी 100% होगा। क्या होगा? अब ये सीखा था हमने रीजनिंग वाले गुरुजी से। क्या सीखा था? ये सीखा था हमने रीजनिंग वाले गुरुजी से, लेकिन जो अब हम बताएंगे वो खोज हमारी है। और आइए देखिए समझते हैं क्या है। देखो, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, इसे हम हर बार क्या मान रहे हैं? 6-6 घंटा। ठीक है, और क्या बन जा रहा है? 24 आवर्स बन जा रहा है। अब क्या है, लेकिन ये जो 12 मिनट हैं, 12 मिनट और 46 सेकंड, ये जो 12 मिनट और यहां पर कुछ सेकंड बच जा रहे हैं, ये हर 100 साल बाद जाकर पूरा एक दिन का गैप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पूरा एक दिन का गैप बना देते हैं। अब देखो, जैसे ये यहां पर हम हर 4 साल बाद लीप ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम 6 घंटे मान के सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर कैलेंडर में ये 12-12 मिनट भी गड़बड़ होती रही, तो 100 साल बाद, 400 साल बाद, 800 साल बाद क्या होगा? ये 12-12 मिनट जब कम होती रहेंगी, तो नवंबर में बेटा मई जैसा मौसम होगा। क्यों? क्योंकि समय बदलता चला जाएगा ना, कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए। अब हमें पता है कि भारत में नवंबर में सर्दियां आएंगी, है ना, यही तो होता ना भाई, दिसंबर में और ज्यादा सर्दियां आएंगी, लेकिन मई जून में गर्मियां रहेंगी। कैसे पता चलता है? सर कैलेंडर के बेसिस पे तो बता रहे हैं, तो वो कैलेंडर मेंटेन रहना चाहिए ना। लेकिन क्या कर रहे हैं हमने गड़बड़ कर रखे 6-6 घंटे, तो हम 100 साल बाद जाके इसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 100 साल बाद जाकर इसको जोड़ लेते हैं। और हर 100 साल बाद लीप ईयर जो आता है, देखो 92 लीप ईयर था, 96 लीप ईयर था, कि लेकिन 4 साल बाद
4 साल बाद क्या आ रहा है? 2100। क्या 2100 लीप ईयर है? नहीं है। तो 100 साल बाद लीप ईयर कितने साल बाद आएगा? 4 + 4 साल बाद। तो कितना हो जाएगा सर? 8 साल बाद। 100 साल में 8 साल बाद लीप ईयर आता है, और हर 400 साल बाद, हर 400 साल बाद 4, जैसे 2300, अगर मैं बात करूं तो 2396 लीप ईयर है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। 2396 जब लीप ईयर है तो 2400 क्या होगा सर? 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी लीप ईयर है। तो 400 साल बाद 4 साल बाद ये आता है। तो सिंपल सी बात है। कैसे? ये किसका फंडा है? ये फंडा है हमारी परिक्रमण गति का, रेवोल्यूशनल स्पीड का। तो इतनी बात समझ में आ गई कैलेंडर वाली है, क्यों कैसा ऐसा क्यों होता है, रीजनिंग में ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है। हमने भी यही सीखा था, जब हम बता रहे हैं, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने हमें यही बात बताई थी, 4 से और 400 से, ठीक है, उनका सिस्टम अलग था। तो अब क्या है, हमने उसके पीछे ज्योग्राफी जोड़ दी, और क्या हो गया? एक नया कॉम्बिनेशन बन के आया उसके पीछे का तर्क। क्योंकि जीएस जो पढ़ता है वो व्यक्ति ना उसके पीछे की बात जानने की कोशिश करता है कि यार क्या है इसके पीछे कारण, क्या हम रट नहीं सकते, हम मान नहीं सकते, है ना। जैसे मैथ में होता, मैं मैथ छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि जो हमारे सर थे उस समय, या तो उन्हें पढ़ाना नहीं आया, कुछ भी दिक्कत थी, वो हमें यही कहते थे, मान लो x बराबर ये और मान लो y बराबर ये। अब हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में क्या मानना है, ठीक है। तो जो बच्चे थे, बाद में पता चल गया कि हाँ मानना क्या होता है, कैसे माना जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, लेकिन जब छोटे थे तो यही दिक्कत थी, इसकी वजह से हमने मैथ छोड़ा, और तब जाके हमने अपना जीएस में काम करना शुरू किया। अब देखो क्या है, अब सिंपल सी है, तो हम जान गए परिक्रमण गति, घूर्णन गति, है ना। अब थोड़ी सी बेसिक सी चीज जान, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, इसकी जो रोटेशनल स्पीड है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जो हमारी जो अर्थ है ना, देखो हमने एक इसकी आर्टिफिशियल एक्सिस बांध रखी है। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से ना होकर, क्या है, इस तरीके से ना होकर इस तरीके से है, मतलब पृथ्वी अपनी एक्सिस से टिल्टेड है, झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ऐसे सीधे खड़े हैं और ऐसे हो जाएं तो टिल्टेड हो जाएंगे ना, तो इसी तरीके से। तो अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा, लॉन्गिट्यूड हो गया 0 डिग्री, तो ये हमारी एक्सिस हो गई। अब देखो इस एक्सिस के बेसिस पर क्या है, हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। कहां से? अपने परपेंडिकुलर से, अपनी एक्सिस से। अर्थ आर टिल्टेड ऑन अवर एक्सिस, अर्थ आर टिल्टेड ऑन एक्सिस 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या अपने लंब तल से परपेंडिकुलर से क्या है, झुकी हुई है, कितना, 23.5 डिग्री, और अपने बेस से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, तथा अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हिंदी में, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकने के बाद अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। भाई क्लियर बात है। हमारी अर्थ ऐसे ना होकर ऐसे है, और इसके पीछे की ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे की घटना मैं अब बताऊंगा, जो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, हमारी जो रेवोल्यूशनल स्पीड है, हमारी जो परिक्रमण गति है, इस परिक्रमण गति के दौरान यार अगर हम सिंपल सी एक बात समझें कि जो हमारा सन है, कहां है, सन हमारा एकदम सेंटर में होगा, सूरज हमारा बीचों बीच है, ठीक है। अब क्या है, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगा रही, तो सबसे पहली बात तो यहां भी लगा रही होगी, अरे सर अर्थ यहां पर भी चक्कर लगा रही होगी, अरे सर अर्थ कभी ना कभी यहां पर भी आती होगी, अरे सर अर्थ यहां पर भी आती होगी, और अर्थ यहां पर तो है। तो यह होगी हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। चार चार अर्थ नहीं है, ये केवल बता रहा हूं कि इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, किसका, सूर्य का, हमारी अर्थ। क्लियर है बात। अब देखो सिंपल सी एक चीज और, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे भाई जब ये सूरज का चक्कर लगा रही है तो क्या बिल्कुल गोल घेरे में लगा रही है? नहीं, ये ओवल पथ पर लगा रही है, ओवल पथ। अब चार्जिंग लगा देना इसकी, ठीक है। क्या कर रही है, ओवल पथ पर लगा रही है। देखो तो क्या है, कई बार हमारी जो अर्थ है वो सन के पास भी आएगी, और कई बार
दूर भी जाएगी। क्लियर? हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के कई बार पास भी आएगी और कई बार दूर भी जाएगी। तो सिंपल सी एक चीज है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो, क्या हो? नजदीक मतलब पास, मतलब जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है, और जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मतलब सबसे ज्यादा दूरी पर हो, ठीक है। तो जब पास हो या दूर हो, तो ज्योग्राफी की भाषा में, भौगोलिक भाषा में इसका नाम दिया गया है यार। क्या नाम दिया गया है यार सर? जो देखो, जब सबसे ज्यादा दूर होगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं पृथ्वी पर अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिलियन। क्या बोलते हैं? एफिलियन। और जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होगी उस कंडीशन को बोलते हैं सर उपसौर। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उपसौर, मतलब परहिलियन। बात समझ में आई? जब सूरज के सबसे दूर होगी पृथ्वी तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपसौर, और जब सबसे पास होगी तो उसको बोलेंगे उपसौर। भाई इंग्लिश में बोलेंगे जब पास होगी तो परहिलियन, और इंग्लिश में बोलेंगे जब सबसे दूर होगी तो एपिलियन। तो यार यहां पर ये दो बात हम नोटिस कर लेंगे। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है। जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होगी, यार आज का जो समय है वैज्ञानिकों का है, और वैज्ञानिक तो सिंपल सी इतनी बात है कि हम सब लोग, हम तो आजकल मल्टी यूनिवर्स मूवी आ रही है यार, हॉलीवुड वालों ने इतनी अच्छी अच्छी मूवी बना दी, तो क्या नासा एकदम फ्री थोड़ी ना बैठे, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया है, सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताया है। देखो, तो जब अर्थ सन के सबसे नियरेस्ट कंडीशन पे होगी, जब सबसे ज्यादा पास होगी, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? ऐसी कंडीशन में जो होता है वो 14.70, कितना डिस्टेंस होता है ये सर? ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होगी तो ऐसा कब हो, ऐसा डिस्टेंस होगा 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा दूरी पर होगी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, और जब सबसे पास होगी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो जब सबसे कम वाली वैल्यू हो, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू हो, तो क्या कर देंगे? अरे एवरेज निकाल देंगे ना। क्यों भाई? एवरेज निकाल देंगे ना। सही है कि नहीं है? तो सर एवरेज जो निकाल देंगे, उस एवरेज निकालने के चक्कर में हम क्या करेंगे, हम अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस बता सकते हैं। एवरेज डिस्टेंस बता सकते हैं, औसतन दूरी। भाई किसकी? पृथ्वी की और सूर्य की। तो पृथ्वी और सूर्य की औसतन दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.96 करोड़ किलोमीटर। भाई जब सबसे पास होगी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, सबसे दूर होगी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और एवरेज हमने क्या कर दिया? हमने एवरेज बता दिया सर क्या? 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब यहां पर एक और बात यहां पर आती है कि सर सनलाइट, जो सूरज की किरणें हैं, वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं? जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो जो सनलाइट है वो तो बहुत तेज चलती है, लेकिन आपने कई बार कई बुक्स में अलग अलग पढ़ा होगा कि सर 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 12 सेकंड, ऐसा ही पढ़ा है ना। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जब एवरेज वाली कंडीशन होगी 14.96 करोड़, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस को कवर करने में भी तो सेकंडों का समय तो लगेगा ही ना, सनलाइट को भी। तो 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। और जब सबसे ज्यादा दूरी पर होगी तो 8 मिनट 20 सेकंड, और जब सबसे ज्यादा पास वाली दूरी पर होगी तो 8 मिनट 12 सेकंड। भाई यहां तक बात समझ में आ गई है? क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, हम कहां रहते हैं, किस देश में रहते हैं? हम रहते हैं सर इंडिया में। कहां रहते हैं? इंडिया में। मेरा देश महान भारत, ठीक है, जहां बहुत बड़े बड़े लोग
इस धरती पर जन्म लिए हैं और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, उसी देश में हम लोग रहते हैं, भारत। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ कि यार भारत में, अगर मैं आपसे पूछूं, भारत से पहले मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो सूरज के पास पृथ्वी जाती है, सूरज के सबसे दूर पृथ्वी जाती है, तो ये तो परिक्रमण गति की बात चल रही है, रेवोल्यूशनल स्पीड की बात चल रही है, और इसको हम एनुअल स्पीड भी बोलते हैं, वार्षिक गति भी बोलते हैं। तो साल में कभी ना कभी तो पास दूर होती होगी, कोई तारीख तो डिसाइड होगी इसकी, है ऐसे ही जबरदस्ती घूमती फिर रही। जब सन की रोटेशनल स्पीड फिक्स है, रेवोल्यूशनल स्पीड फिक्स है, तो कोई ना कोई तारीख होगी ना एक एग्जैक्ट जहां पहुंचती होगी। तो देखो, जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा दूरी पर होगी, जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा दूरी पर होगी, उस समय कौन सी तारीख को होगी, और जब सबसे ज्यादा पास होगी तो कौन सी तारीख को होगी। तो देखो, पृथ्वी जो सबसे ज्यादा सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होती है वो होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर उपसौर की घटना कब होती है, तो सर उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी। और सर जो अपसौर की घटना होती है ये कब होती है, ये होती है सर 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। अब आपके मन में एक दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए, यार एक बात बताओ, जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर है तो सर बता रहे हैं कि 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को जब पृथ्वी से सूरज सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो यार हमारे यहां तो गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। लेकिन जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है 3 जनवरी को उपसौर वाली कंडीशन में, उस टाइम हमारे यहां पर ठंड होती है। ऐसा कैसा? गड़बड़ हो गई, गलत हो गई बात, गलती हो गई, थोड़ी सी गलती नहीं हुई, यहां पर एकदम सही है बात। क्या बात सही है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? अभी इससे पहले बताई थी कि अर्थ अपनी एक्सिस से टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5। और जो हमारी अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है ओवल पथ पर, इस तरीके से। तो जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, और अर्थ को हमारे जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट सर्कल में है। कौन सर्कल में? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। तो देखो, हमारा जो अर्थ है भाई, जो 4 जुलाई वाली कंडीशन है, ये वाली अगर मैं बात करूं, 4 जुलाई वाली जो कंडीशन है, यहां पर अर्थ, सूरज यहां पर है, और पृथ्वी सूरज का इस तरीके से चक्कर लगाती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब 4 जुलाई वाली कंडीशन है, भले ही अर्थ सन से ज्यादा दूरी पर है, लेकिन सूरज की सीधी किरणें इस क्षेत्र पर पड़ रही हैं। कहां पर पड़ रही हैं? इस क्षेत्र पर, जहां हमारा इंडिया है। ठीक है, तो सन की डायरेक्ट रेज इस वाले क्षेत्र में ज्यादा पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर गर्मी होती है। ठीक है, जब सबसे ज्यादा दूरी पर है पृथ्वी। लेकिन जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा पास आएगी, उस कंडीशन में हमारी जो अर्थ, हमारी अर्थ पर जो सनलाइट पड़ती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ती है। और इंडिया कहां है सर? यहां नदर्न हेमिस्फीयर में है, यहां पर, और लाइट यहां पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे यहां पर ठंड होती है। क्या होती है? हमारे यहां पर ठंड होती है। बात यहां पर क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मेरे भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप इन चैप्टर्स को। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किए हैं, लेकिन अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे की तरफ बढ़कर क्या करेंगे? अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, और मैं वादा करता हूं आपसे कि अब हम मंडे से उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। और अगर आप लोग लाइव आने के लिए तैयार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि रात में कितने बजे लाइव आना है, ताकि हम सारा रिवीजन कर सकें। बकायदा यहां बोर्ड के सामने खड़े होकर आपके कमेंट पढ़ पढ़कर हम रिवीजन करेंगे, और वादा करता हूं कि उस रिवीजन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे। और जो आप भूल रहे हैं, अगर आप हनुमान हैं तो मैं आपका जामवंत हूं, मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ पूछ कर आपको याद दिलाता रहूंगा। बस क्या करना है? मेहनत करनी है, और बेटा कंटिन्यू रखना है। बार बार ये नहीं एक वीडियो आज देख ली, एक कल देख लूंगा, एक परसों देख लूंगा। आपसे ज्यादा मेहनत मैं भी कर रहा हूं,
मेरे लिए भी डिजिटल बोर्ड या ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन क्या है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कीजिए ना। तो फटाफट से मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको भी वीडियोस भेजो और वो चीज़ें देखें। और जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मंडे से, तो फिर हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ेंगे और वो बहुत सारे ज़्यादा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।